हमारे इस एपिसोड नंबर 601 की शुरुआत होती है वहां से जब जियान और मियुंग निकल चुके होते हेवली रियल्म के लिए। और हेवली रियल्म के लोग जो कि जस्ट पिछली कैटास्ट्रॉफी को सरवाइव कर पाए थे वो अभी चुपचाप से अपने घरों में रह के अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर कर रहे होते हैं। सबकी आंखों में थकावट थी लेकिन डिटर्मिनेशन भी दिखाई देता है। ये हेवली रियल्म के एल्केमी हॉल का सीन था जहाँ पे आज भी सब लोग पहले की तरह बिजी रहते हैं। खैर इनका बिजी होना भी इसी वजह से था। वो मेडिसिन टेम्पल के पीयरलेस जीनियस जो कि होली 9th टीयर की पिल्स को रिफाइन कर सकते थे। जब वो जियान की काउंटलेस अचीवमेंट्स के बारे में सुनते हैं इनके होश उड़ जाते हैं। इनका जो भी घमंड जो भी प्राइड था सब कुछ खत्म हो चुका था। अब ये दिन रात उन तमाम मेडिसिन पिल्स को रिफाइन करते रहते थे जिससे हेवन रियम और एंडलेस फायर टेरिटरी और भी स्ट्रॉन्ग हो सके, क्योंकि इनके सामने अगला स्टॉर्म कब आ जाएगा मालूम नहीं पड़ने वाला। एट द सेम टाइम फ्लावर गॉड पैलेस के हुआ चैनचिन और याओची फेरी लैंड की याओलिंग जैसे एक्सपर्ट्स ये भी डेस्परेटली अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। और हर दिन के साथ इनके दिल में अनीस बढ़ती जाती है। इन्हें लगता है कि समय कम है। जब इमोर्टल गॉड की कैटास्ट्रॉफी खत्म हुई थी तो मून गॉड पैलेस और फ्लावर गॉड पैलेस ने अपने पुराने तौर तरीकों को त्याग के नए डिसाइपल्स को स्वीकार करना शुरू कर दिया होता है। लेकिन तभी टोटल एक्सेप्ट होने वाले बस कुछ ही लोग थे। हम सीन को ले जाते हैं मून गॉड पैलेस के अंदर। ये एक शान सा पवेलियन होता है जो कि लेक के बगल में था और अभी इसमें दो ग्रेसफुल फिगर्स खड़ी होती हैं। एक ने काले रंग की ड्रेस पहन रखी थी, इसके पूरे शरीर में से निकलता है वो कोल्ड ऑरा। वहीं पे दूसरे ने पहनी होती है सफेद रंग की ड्रेस। ये देखने में बहुत ही प्यारी लगती है लेकिन यहाँ पे गलती मत करना, ये प्यारी सी लगने वाली छोटी सी बच्ची एक्चुअली में होती है वो खतरनाक एक्सिस्टेंस जिसके एक इशारे पे रियम्स तबाह हो सकते हैं। यूरू उस बच्ची की तरफ देख के बोलती है टीचर या हम मून गॉड डिवाइन मेंशन को सच में खो चुके हैं। उसकी आवाज में बेसब्री भरी होती है। बेसिकली चाहे मून गॉड को या फिर चैंगे बात एक ही थी और अब इनकी कल्टीवेशन पहुंच चुकी होती है 8th रीइंकार्नेशन लेवल के पीक पे। लेकिन भले ऐसा पावरफुल फिगर लौट आया हो तभी आने वाली कैटास्ट्रॉफी से हेवनियम का सरवाइव करना मुश्किल होगा। अगर ये सच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड होते हुए देखना चाहते हैं तो उन्हें ढूंढना होगा फ्लावर गॉड को, इवन खुद मून गॉड डिवाइन पैलेस, क्योंकि वही एब्सोल्यूट क्रशिंग पावर्स डिजास्टर को खत्म कर सकती है। फोकस डालते हैं वो सफेद कपड़ों में लड़की के ऊपर जो कि अपने सिर को उठाती है। इसकी उम्र लगती है 14-15 साल की लेकिन अभी चेहरे पे सीरियसनेस और हेल्पलेसनेस दिखाई दे रही थी। वो जवाब देती है हाँ मैंने मून गॉड के रास्ते को काउंटलेस जनरेशंस तक फॉलो किया लेकिन कभी वो उस डिवाइन मेंशन को ढूंढ नहीं पाई और अंत में जाके मेरी ये हालत हो गई। एक्चुअली में पिछली बार उस इविल विंग से जो उनकी फाइट हुई थी वो भी मून गॉड के इम्प्रिंट को ढूंढने के लिए हुई होती है। उस बैटल में उनके ऊपर इस्तेमाल करी जाती है एक इविल टेक्निक जिसकी वजह से उनका शरीर हो गया था इस बच्चे जैसा। यूरू ये सुन के हेस्टेट करती है, फिर अंत में जाके उस सवाल को पूछती है जो कि उसके दिल को मरोड़ रहा था। वो कहती तो फिर यूनियन के शरीर में फ्लावर गॉड का इम्प्रिंट कैसे आया? उसने ऑलरेडी सेंस किया था कि उसकी टीचर जानबूझ के कोई चीज छिपा रही है। जब वो सफेद कपड़ों में लड़की ने सुना होता है उसकी आंखें अचानक से देखती हैं यूरू को ध्यान से। हम इनमें एक ठंडी सी रोशनी को फ्लैश होते हुए देखते हैं। वो बच्ची जो कि चैंगे थी वो कहती है यूरू तुम्हारा दिल कियोस में है, तुमने 4th डीमन सप्रेशन प्रिजन में बहुत अच्छा रिजल्ट हासिल किया। तुम्हारी टीचर होने की वजह से मैं उस इविल चीज को तुम्हारा फायदा नहीं उठाने दूंगी। जाओ तुम आराम करो, हम इस मैटर को कल डिस्कस करेंगे। इन शब्दों को सुन के यूरू का शरीर हल्का सा कांपा था। वो फाइनली रियलाइज करती कि उसने कुछ ज्यादा ही गहराई वाले सवाल पूछ लिए। फिर वो सर को झुका के बोलती है यस टीचर और यहाँ से चली जाती है। जल्दी इस पवेलियन में शांति फैल गई थी। यूरू के जानने के बाद वो लड़की चुपचाप से खड़ी रहती है। इस झील पे ऊपर चंद्रमा की इमेज रिफ्लेक्ट होती है। फिर एक लंबे समय के बाद वो खुद से बोलती है डिवाइन पैलेस का वो रास्ता, ऑफ कोर्स मुझे इसके बारे में पता है लेकिन मेरी इंट्यूशन बार बार मुझसे कह रही है कि वो सो कॉल्ड गॉड का पाथ इसमें कुछ गड़बड़ी है। फ्लावर गॉड की इनहेरिटेंस फ्लावर एल्व्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। वहीं पे मून गॉड की इनहेरिटेंस को बांट दिया गया है 2 हिस्सों में, मून गॉड मार्क और शुआन्यू फ्लूड का टोकन। इन शब्दों को बोलने के बाद उसकी आंखें डिम हो गई थी। वो फिर से कहती है हम मून गॉड और फ्लावर गॉड्स हम सबकी किस्मतें कड़वाहट से भरी रही हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी जनरेशन के बाद कोई भी इनहेरिटेंस न बचे, इसलिए अपनी टीचर को इस सेल्फिश डिसीजन के लिए माफ करना। फाइनली इसी मोमेंट में एक और नौजवान लड़की जिसका चेहरा काफी एलिगेंट था वो इस कोर्टयार्ड में अपीयर होती है। इसके चेहरे के एक्सप्रेशंस होते हैं हेल्पलेस। वो चैंगे को देख के बोलती है टीचर क्या अभी जुआनियो फ्लूड की कोई न्यूज नहीं आई है? इवन वो मून गॉड मार्क भी इतने सालों से मिसिंग है। मुझे ऐसा लगता है कोई जानबूझ के ऐसे छिपा रहा है। चैंगे इस लड़की को ध्यान से देखती है, फिर एक थकी हुई आवाज में कहती है कैंगयू तुमने इतने सालों में बहुत कठिन काम किया है। अब से मून गॉड पैलेस और हेवन रियम की सारी जिम्मेदारी मैं पर्सनली लूंगी। तो मैं शाओमियू के पास जाना चाहिए। इन शब्दों पे उस यंग वुमन
हेवन के चेहरे के एक्सप्रेशन तुरंत ही जम जाते हैं। वो हड़बड़ा के बोलती है टीचर नहीं मैं, लेकिन लगता है चेंगे ने अपना मन बना लिया था। वो कहती है मैं डिसाइड कर चुकी हूँ, अब तुम इस मून गॉड पैलेस की पैलेस मास्टर नहीं हो। कोर्टयार्ड में फिर से फैलती है शांति। उस रात यूरू डिस्पेयर के साथ अपने रूम में लौटी होती है, लेकिन जिस पर उसके कदम पड़ते हैं वो जम जाती है, क्योंकि कमरे के बिल्कुल बीच में फ्लोट कर रहा होता है एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट। ये एक आधे चंद्रमा जैसा पैटर्न होता है और इसके आसपास लिपटी होती हल्की सी होली फ्लेम, जो कि इस पूरी जगह को सील कर देती है। यूरू भौंस से कोड के कहती है हाँ ये क्या चीज है। वो अपने हाथ को उठा के उस चमकती हुई चीज को छूती है और जिस इंस्टेंट में ऐसा होता है उसका पूरा शरीर कांप गया था। इस रूम में गूंजती है शिश की साउंड्स। वो आधा चंद्रमा जैसा यानी कि क्रिसेंट पैटर्न तेज रोशनी में बदल के सीधा उसके आईब्रोज के बीच में समा गया था। फिर उसकी बॉडी से थ्रम 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 की आवाजों के साथ रिलीज होता है वो एंशिएंट प्रेशर। वो टेरिफाइंग और हीरो की आंखें डिसबिलीफ से भर जाती है। वो कहती है मून गॉड मार्क। एट द सेम टाइम उसके दिमाग में अपीयर होता है एक हल्का सा शेडो। ये परछाई होती है उस शाइनिंग फ्लूइड की, वो मून गॉड का टोकन। कोई भी नहीं जानता था कि ये किसने अरेंज किया, लेकिन यूरो अपने सिर को झुका के हल्की आवाज में कहती है टीचर आई एम सॉरी, लेकिन अब मैं भी इस दुनिया को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। इसी मोमेंट में जियान और म्यूंग भी पहुंच चुके होते हेवन रियल में और ये बढ़ गए थे मून गॉड पैलेस की तरफ, क्योंकि ये अपने आप को छिपाते नहीं है तो मून गॉड पैलेस के गार्ड्स इन्हें रोकते हैं। ये नेचुरली नहीं जानते थे कि जियान कौन है। हालांकि जियान का नाम तो फेमस था, लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए ये अभी बहुत दूर की चीज होती है। एक गार्ड फाइली कदम बढ़ा के बोलता है तुम किसी की तलाश में हो। जियान जवाब देता है हर मैजेस्टी चेंगे। वो और म्यूइंग किसी जल्दबाजी में नहीं लग रहे थे। ये चुपचाप से एंट्रेंस पे खड़े होकर अनाउंसमेंट का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर में जियान फैलाता है अपने सोल परसेप्शन को। अगर इमोर्टल वर्ल्ड से कंपेयर किया जाए तो आज का ये हेवन रियल्म ये साफ तौर पे और भी खुशहाल हो चुका था, और ऐसी बात जियान को रिलीफ महसूस करवाती है। थोड़ी देर बाद अपीयर होता है कैंगयू का फिगर, जो कि रिस्पेक्टफुली जियान की तरफ सर झुका के बोलती है पैलेस मास्टर शाओ, टीचर मून गॉड पैलेस में आपको इंतजार कर रही है। जियान भी हल्के से नोट करके बोलता है चलो, लेकिन कैंगयू से रिला के बोलती है नहीं मुझे कहीं और जाना है। उसका फिगर डिस्टॉर्ट होता है। वो हेवली रियम को छोड़ के चली गई थी शाओम्यू की तरफ। जहाँ तक बात रही म्यूइंग और जियान की, तो ये मून गॉड पैलेस की गहराइयों में जाते हैं। अभी पीछे रह के गार्ड कंफ्यूज थे, आखिर इस दुनिया में ऐसे कौन से लोग हैं जिनके सामने पैलेस मास्टर कैंगयू भी ऐसे रिस्पेक्ट को दिखा रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि जियान भी भूल चुका होता है कि कैंगयू थी शाओम्यू की लवर। ये जिस पर अंदर गए थे, इन्हें मून गॉड पैलेस बहुत ज्यादा शांत लगता है। आसमान में अब भी वो चमकीला चांद मौजूद था। फिर सामने इन्हें पवेलियन दिखाई देती है, जिसके बगल में लेक के किनारे पे खड़ी होती है सफेद कपड़ों में एक छोटी सी लड़की। उसकी वो फ्लॉलेस जेड जैसे पैर पानी को छूते हैं, जिसे लेक की सरफेस से बनती है छोटी सी रिपल्स। ये मंजर देखने में बहुत शांति से भरा होता है। जब म्यूई ने उस व्हाइट ड्रेस लड़की को देखा था तो वो कहती है लिटिल सिस्टर क्या तुम जानती हो कि चेंगे कहाँ पे है। अभी म्यूई का मुंह फूला हुआ था, क्योंकि उसके दिमाग में छोटी लड़की उससे भी ज्यादा क्यूट लग रही है, इसलिए वो नेचुरली नहीं मानती थी कि हर मेस्टी चेंगी हो सकती है। आखिरकार चेंगी काउंटलेस रिइंकार्नेशन से जिंदा है। वो सफेद कपड़ों में लड़की उठाती है अपने पैरों को, फिर अपने सिर को हल्का सा टेढ़ा करके वो स्वीट स्माइल के साथ बोलती हर मेजेस्टी चेंगे मुझे सोचने दो, मैं नहीं जानती। ये सुन के म्यूइंग तुरंत ही भौं से कोड़ लेती है। वो कहती है अजीब है, क्या पैलेस मास्टर कैंगयू ने नहीं बोला था कि अंदर चेंगे मौजूद हैं। ये कहते कहते उसकी नजरें छोटी सी लड़की और जियान के बीच में शिफ्ट होती रहती हैं। फाइनली हम जियान का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। जिस पल उसकी नजरें इस व्हाइट ड्रेस गर्ल के ऊपर गई थी, वो तुरंत ही सेंस कर लेता है। ऐसा लगता है इसकी वजह से दुनिया की ऊर्जा भी बिल्कुल शांत हो चुकी हो। भले ही और लोग इस छोटे से बदलाव को महसूस न करते, लेकिन जियान तुरंत ही नोटिस करता है। वो कदम बढ़ा के आता है म्यूइंग के बगल में, फिर उस लड़की को देख के सीरियस आवाज में कहता है योर मैजेस्टी चेंगे। वो जानता था कि हर मैजेस्टी चेंगे गॉडेस याओजी जैसे सही मेरा की पावरफुल फिगर थी। अगर वो गॉडेस याओजी की रियल सिचुएशन जानना चाहता है तो सबसे अच्छा उत्तर यही दे सकती है। वहीं पे जब उस व्हाइट ड्रेस गर्ल ने जियान को ऐसे बात करते हुए देखा था, उसका टेम्परामेंट तुरंत ही बदल जाता है। कुछ समय पहले की वो चालाकी वो स्वीटनेस गायब हुई थी, इसे रिप्लेस कर लेती है वो इंडिस्क्राइबल कोल्ड डिग्निटी। वो जियान को देख के बोलती है तो तुम वही जियान हो जिसे मेरी डिसाइपल दिन और रात मिस करती है। लेकिन अंत में जाके इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ये सुन के अचानक से जियान की खोपड़ी में दर्द होने लगा था। वो कुछ पलों तक शांति रह सकता था। वो लड़की कहती है मेरा नाम अब टैबू बन चुका है, लेकिन तब भी कई लोग जानते हैं यूशी। इतना बोल के चेंगे के चेहरे के एक्सप्रेशंस और भी सीरियस हो जाते हैं। एट द सेम टाइम हेवन और अर्थ में फैली हुई वो मूनलाइट इस एरिया को पूरी दुनिया से अलग कर देती है। फिर चेंगे कहो या फिर यूशी, वो अपने सिर को उठा के कहती हैं क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें जानबूझ के यहाँ पे क्यों बुलाया। जिस पल वो मूनलाइट इस पूरी पवेलियन को सील कर
देती है। म्यूइंग का चेहरा हो जाता है बिल्कुल कोल्ड। अब उसे फुल्ली रियलाइज हुआ था ये सफेद कपड़ों में छोटी सी बच्ची एक्चुअली में वही लेजेंडरी चेंगे है। एक्सप्रेशंस तो जियान के भी सीरियस हो चुके होते हैं। हालांकि सामने खड़ी यूशी की स्ट्रेंथ उसके बराबर ही थी, लेकिन जब उसे फेस करता है तो उसके दिल में राइज होती है एक अजीब सी फीलिंग, जैसे ये सीनियर डेफिनेटली सिंपल नहीं है। यूशी धीरे से अपने ऑरे को वापस लेती है। फिर वो प्रॉपरली कहती है याओजी का मामला कुछ ज्यादा ही जरूरी है, हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बीच की कोई भी जानकारी लीक हो। इस एरिया को मैंने इसलिए सील किया है। ये सुन के जियान धीरे धीरे शांत हो गया था। वो पूछता है सीनियर यू आपने हमें क्यों बुलाया। हरमेस्टी चेंगी यूशी दोनों को ध्यान से देखती हैं। फिर वो कहती है तुम्हारी एंडलेस फ्लेम लाइन सच में एक अच्छी नई फोर्स है, लेकिन तुम्हें क्लियरली समझना चाहिए कि अब भी तुम्हारी फाउंडेशन कमजोर है। अगर तुम सच में उन पुरानी पीक फोर्सेस से टकराना चाहते हो तो उन एंशिएंट फिगर्स को रेस्क्यू करने से पहले अपने आप को मजबूत करना होगा। उनके शब्द एक भारी वजन को लेके आए होते हैं। म्यूइंग और जियान एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। ये नेचुरली जानते थे कि जो यूशे ने कहा है वो आज के एंडलेस फ्लेम अलायंस की सबसे बड़ी वीकनेस है, लेकिन इसका गॉडेस याओजी को रेस्क्यू करने से क्या लेना देना है। ऐसा लगता है हरमेस्टी चेंगी ने जियान के दिमाग के डाउट्स को पढ़ लिया हो। वो सीरियस आवाज में आगे बोलती है तुम जानते हो कि याओजी कैसे एग्जिस्टेंस है। कोर्स उन्हें रेस्क्यू करना बिल्कुल सही चीज है, लेकिन इस मैटर में जो छिपे हुए खतरे हैं इन्हें बस नंबर्स के द्वारा सॉल्व नहीं किया जा सकता, ना ही इसे हल कर सकता है प्योर लक। तुम्हें स्ट्रेंथ और करेज चाहिए होगा। ये बोलते हुए उनका लहजा और भी हैवी होता जाता है, खासकर जब वो गॉडेस याओजी की बात करती हैं तो उनकी टोन में भी एक ऑ वाली फीलिंग होती है। जियान भी बिना हिचकिचाए बोलता है सीनियर मैं नहीं जानता, उम्मीद है आप एक्सप्लेन करोगी। यूशी उसे गहरी नजरों से देखती है। फिर वो धीरे से सच्चाई बताती है कि पूरे विचक्राफ्ट सिस्टम की फाउंडर याओजी है। चाहे स्ट्रेंथ की बातों टैलेंट या फिर अटेनमेंट मैं उनसे कंपेयर नहीं करी जा सकती हूँ। एक हद तक तो ये भी कहा जा सकता है कि उनका टैलेंट और अकॉम्प्लिशमेंट्स ये होली किंग से भी ज्यादा ऊंचे हैं। ये शब्द जिस मोमेंट में उनके होठों से बाहर आए थे जियान और म्यूइंग के एक्सप्रेशन थोड़े बदल गए होते हैं। यूशी कंटिन्यू करती हैं इसीलिए एक्स्ट्रा टेसल ईवल रेस की आंखों में बहुत बड़ा कांटा थी। वो जिस पावर का इस्तेमाल करके उन्हें सप्रेस कर रहे हैं वो नेचुरली एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी। जियान याओजी को सील किया गया सेकंड डीमन सप्रेशन प्रिजन के अंदर और एंशिएंट रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो जगह पर्सनली सेकंड इविल गॉड के द्वारा गार्ड कर ली जाती है। जब जियान ये सुनता है उसकी आंखें फ्लिकर होती हैं। खुद से बोलता है तो ये सच में सेकंड डीमन सप्रेशन प्रिजन ही है। एटलीस्ट फायरल फ्लैन का जजमेंट करेक्ट है। हाउएवर म्यूइंग का चेहरा भी चिंता से भर चुका होता है। वो कहती है फायरल फ्लैन के एल्डर्स के हिसाब से ये साफ तौर पे जानते हैं कि गॉडेस याओजी वहीं पे सील्ड है, लेकिन तब भी उस जगह का एंट्रेंस ढूंढ क्यों नहीं पा रहे हैं। ये कुछ ज्यादा ही अजीब है। यूशी हल्का सा नोट करके बताती है सेकंड डीमन सप्रेशन प्रिजन को एक और नाम से पुकारा जाता है। हम इसे कहते हैं डार्क होली अबिस। इसके अंदर एंशिएंट टाइम में बस सेकंड इविल गॉड को ही सील नहीं किया गया है, बल्कि उस समय पे सेकंड इविल गॉड को कहा जाता था होली ब्लड डेसोलेट एम्परर। तब उसकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी क्वाज़ी एथ रीइंकार्नेशन लेवल तक पहुंच चुकी थी। मुझे लगता है वो ट्रू एथ रीइंकार्नेशन बन चुका होगा। हरमेस्टी चेंग यूशी गहरी सांस छोड़ के बोलती हैं सच में बहुत ट्रबलसम है। फिर उनके एक्सप्रेशन होते हैं और भी सोलम और वो बताती हैं कि साथ में डीमन सप्रेशन प्रिजन के अंदर और भी कई छिपे हुए औरे हैं। वो जगह खतरों से भरी हुई है। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी जियान के एक्सप्रेशन नहीं बदले थे। यूशी एक मोमेंट के लिए उन्हें ध्यान से देखती है। फिर वो कहती है मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, लेकिन ये ट्रिप बहुत डेंजरस होने वाली है, तुम्हें ध्यान रखना होगा। जैसे उन्होंने ये कहना बंद किया था उनका हाथ घूमता है। एक ब्राइट मूनलाइट इम्प्रिंट शूट होता है जियान की तरफ। ये सीधा उसके माथे में चला गया था। उस रियून के अंदर कुछ मिस्टीरियस फ्लक्चुएशंस थी। वो फ्लक्चुएशंस जो कि जियान की सेकंड डीमन सप्रेशन प्रिजन के एंट्रेंस को ढूंढने में हेल्प करेंगी। ये देख के आंखें तो म्यूइंग की भी जलने लगी थी। वो यूशी को सरप्राइज के साथ देखती है। जहाँ तक जियान की बात रही तो वो इस मूनलाइट गाइडेंस को बहुत ध्यान से रखता है। उसके एक्सप्रेशन को देख के ऐसा लगता है जैसे उसे जाने की कोई जल्दबाजी न हो। हरमेस्टी चेंग यूशी पूछती है क्या हुआ, कुछ और है। जियान थोड़ा सा हेजिटेट करने लगा था। फिर अंत में जाके वो सवाल पूछ ही लेता है कि सीनियर यू आपको फोर्थ डीमन सप्रेशन प्रिजन के अंदर सील किया गया था, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ। इसे देखते हुए बस वो फोर्थ इविल गॉड जो कि 7th रीइंकार्नेशन लेवल पे था वो आपको लंबे समय तक सील करने के काबिल नहीं होना चाहिए था। जियान के दिमाग में ये सवाल बहुत लंबे समय से आ रहा होता है। यूशी उसे देख के हल्की सी स्माइल पास करती है। फिर वो जवाब देती है मैं उस फोर्थ इविल गॉड से कभी नहीं डरी। मैंने बस उस डीमन सप्रेशन प्रिजन के अंदर एक अजीब से ऑरे को महसूस किया था, इसलिए एंटर करने के बाद मैं उसे छिप गई। ये शब्द जियान और म्यूइंग को एक दूसरे को देखने पे मजबूर कर देते हैं। इवन हरमेस्टी चेंग यूशी जैसा बीइंग वो भी फोर्थ डीमन सप्रेशन प्रिजन को अवॉइड कर रही हैं, तो फिर वो अंदर छिपी हुई चीजें कितनी डरावनी होंगी। लेकिन लगता है यूशी और आगे कुछ नहीं बताना चाहती थी। जियान भी फालतू में टाइम बर्बाद नहीं करता। वो सीधा हाथ कप करके
के बोलता है सीनियर थैंक यू, हम यहाँ से तुरंत निकलते हैं। यूशी ने हल्का सा नोट किया था। म्यूइंग और जियान चले जाते हैं मून गॉड पैलेस से बाहर। इनकी अगली डेस्टिनेशन होगी फायर एल्फ क्लैन। आखिरकार अगर ये सेकंड डीमन सप्रेशन प्रिजन की लोकेशन तक जाना चाहते थे तो इन्हें गुजरना होगा फायर एल्फ क्लैन से। दोनों की मून गॉड पैलेस से जाने के बाद अंदर का माहौल फिर से डिम होता है। यूशी चुपचाप से लेके किनारे पे बैठी रहती है। इस खाली पवेलियन में उनकी आवाज गूंजती है कि शाओ क्लैन का डिसेंडेंट एक होली फ्लेम स्पिरिट, इन दोनों के पास कम से कम 10 होली फ्लेम हो रहे हैं। ये सच में शॉकिंग चीज है। फिर वो दूर आसमान को देख के बोलती है आई वंडर याओजी और होली किंग अभी क्या कर रहे होंगे। इनकी हेवन डिफाइंग एबिलिटीज को देखते हुए मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि इतनी आसानी से ढह जाएंगे। वो फिर नीचे झील को देख के बोलती है मैंने तब मून गॉड मार्क और शॉनी फ्लूट को ढूंढने के लिए न जाने कितने रियम्स में ट्रैवल किया, लेकिन मुझे अभी कुछ नहीं मिला है। क्या सच में कोई सीक्रेटली इंटरफेयर कर रहा है? अगर मैं सच में इन दोनों को इकट्ठा कर पाती हूँ तो मेरी मून मिस्ट्री टेक्निक के साथ मुझे ऑलरेडी वो 2 गॉड का रास्ता मिल चुका होता। फिर उनकी वो साय करने की आवाज गूंजती है। वो अपने सामने के सीन को शिफ्ट करते हैं। अभी जियान की टोली पहुंच चुकी होती है फायर एल्फ क्लैन में। ऐसा लगता है फायर एल्फ क्लैन के एल्डर्स पहले इनका इंतजार कर रहे हो। साफ तौर पे ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि एंडलेस फायर टेरिटरी ने जियान के हवन रियल में जाने के बाद इन्हें इन्फॉर्म कर दिया है। सबसे पहले जियान ने जिसे देखा था वो शाओई था। वो स्टंड आवाज में कहता है लिटरली। पीछे खड़े फायर एल्फ क्लैन के पावर हाउसेस भी सर झुका के बोलते हैं लॉर्ड शाओयू, बट जियान तुरंत ही अपने हाथ को उठा के बोलता है ठीक है बहुत हो गया, हम यहाँ पे फालतू के शब्दों में समय बर्बाद नहीं कर सकते। ये सुन के वातावरण थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। शाओयू और ग्रेट एल्डर तुरंत ही प्राउड स्माइल के साथ आगे बढ़ते हैं। लिटरली हंस के बोलता है बिग विजर ही। जिस मोमेंट में जियान ने शाओयू के ऑरे को महसूस किया था वो सरप्राइज के साथ बोलता है तुम्हारी स्ट्रेंथ 5th रीइंकार्नेशन की पीक पे पहुंच चुकी है। वो सच में स्टार्टल्ड हो गया था। आज की म्यूइंग इस लेवल तक तभी पहुंच पाई है जो उसकी मदद करने के लिए कई होली फ्लेम्स और मेडिसिन पिल्स थी, और उसकी आगे की ग्रोथ डिपेंड करेगी शाओ लिंगशन की रीइंकार्नेशन सील के ऊपर। लेकिन लिटरली इस लेवल पे कुछ ज्यादा ही जल्दी पहुंच गया। ये सच में शॉकिंग था। खैर इससे पहले शाओई कुछ कह पाता, ग्रेट एल्डर सोलम आवाजें में बोलते हैं हमें पहले अहम मुद्दे की बात करनी चाहिए। हर मेस्टी याओजी की सील की लोकेशन को सच में ढूंढ लिया गया है। ये डार्क सीक्रेट अविस के अंदर है, लेकिन उस सेकंड डीमन सप्रेशन प्रिजन के अंदर कई सस्पिशियस ऑरे मौजूद हैं। इवन एक भारी कीमत को चुकाने के बाद भी जब हमारे क्लैन के सारे एक्सपर्ट ने साथ में एक्शन लिया हम तब भी उस जगह के एंट्रेंस को ढूंढ नहीं पाए हैं। इतना बोलने के बाद ग्रेट एल्डर की आवाज हो जाती है और भी हैवी। वो ऐड करते हैं कि लगता है पूरा प्रिजन एक डेड लाइफलेस जोन में मौजूद है। उस जगह पे कोई आसानी से नहीं जा सकता है। और वो बिल्कुल सच कह रहे थे। गॉडेस याओजी को रेस्क्यू करने की कई बार कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हर बार इन्हें एक टेरिबल प्राइस पे करनी पड़ती है और बदले में कुछ नहीं मिलता। जैन चुपचाप से सब कुछ सुनता है। फिर वो कुछ पलों के बाद बोलता है सेकंड डीमन सप्रेशन प्रिजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं पर्सनली लेता हूँ, लेकिन इस ट्रिप में बस हम तीनों जाएंगे, मैं यिंगी और शाओई। बाकी आप सबको यहाँ पे रख के क्लैन को गार्ड करना होगा। ये सुन के फायर एल्फ क्लैन के बाकी के लोग चिल्लाते हैं यस। ये एक और पल बर्बाद नहीं करते। चारों शूट हो जाते हैं सेकंड डीमन सप्रेशन प्रिजन की तरफ। खैर हम इससे पहले आगे बढ़े, इस वीडियो को हम लाइक टारगेट रखने वाले हैं 5000 लाइक्स का। अगर ये शाम तक पूरा हो जाता है तो आज ही नेक्स्ट एपिसोड रिलीज कर दिया जाएगा। वहीं पे जिन्हें लाइक टारगेट की परवाह नहीं करनी है वो तब भी आगे के एपिसोड्स को शाम को ही देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं हेल गार्डन की मेंबरशिप को, जहाँ नॉर्मल मेंबर्स को एक एक्स्ट्रा एपिसोड मिलता है। वहीं पे इमोर्टल एम्पर या उससे ऊपर वाले मेंबर्स हमेशा औरों से 2 से 3 पार्ट्स आगे रहते हैं। और आप प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बन के अपने भाई को भी पर्सनली सपोर्ट कर सकते हो, जिससे हमें और भी अच्छे एपिसोड्स को बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। चलो अब बढ़ते हैं आगे। जैन फायर एल्फ क्लैन के एल्डर की स्पेस की पावर्स की हेल्प से अपनी मंजिल के पास बहुत जल्दी पहुंच जाता है। एट द सेम टाइम फायर एल्फ क्लैन में सबके दिल टाइट हो चुके थे, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि ये 3 लोग गॉडेस याओजी को सच में रेस्क्यू कर पाएंगे या नहीं। लेकिन चाहे कितने भी एंग्शियस महसूस कर रहे हो, सेकंड डीमन सप्रेशन प्रिजन जैसी अजीब और डरावनी जगह के सामने ये बिल्कुल पावरलेस थे। इनके पास इंतजार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता है। ये बस जियान की टोली के सफल होने की प्रार्थना करते हैं। खैर जब जियान का ग्रुप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा था तो ये पूरा ग्रेट 1000 वर्ल्ड धीरे धीरे शिफ्ट होने लगा था। हर जगह बदलाव हो रहे थे। हम सीधा उस वर्ल्ड को देखते हैं जो कि अभी ट्विस्ट हो रहा होता है। इसमें से कुछ मिनट्स के बाद निकलते हैं 3 फिगर्स। इन्होंने जैसे ही अपने सिरों को उठाया था सामने दिखाई दी थी एक अंधकार से भरी हुई दुनिया। पूरा वर्ल्ड बिल्कुल डिम और खाली था। बस उस अंधकार के अंदर कुछ मिजरेबल लाइट्स दिखाई देती हैं जो कि किसी की रीढ़ की हड्डी में ठंडक फैला सकती थी। उस ऑपरेसिव एंडलेस ऑरे ने पूरी दुनिया को ढक रखा था। अगर यहाँ पे कोई लंबे समय तक टिका तो उसका दिमाग इतना ट्विस्ट हो जाएगा कि वो दोबारा सही नहीं हो सकता। खैर इन तीनों को
अपीयर होते हुए बस 1 सेकंड हुआ होता है, तभी अचानक से इनके कान में बूम की साउंड जाती है। ऐसा लगता है इन तीनों की मौजूदगी से वॉइड रिएक्ट कर रहा हो। सारी दिशाओं से कुछ ऑब्सक्योर और इनके ऊपर लॉक हो जाते हैं। इनमें कई ग्रीडी और इविल फ्लक्चुएशंस होती हैं। ये फ्लक्चुएशंस जिस पर इन्हें टच करती हैं, जियान तुरंत ही कहता है फैल जाओ। उसके शरीर में से निकली थी रीइंकार्नेशन की मैजेस्टिक फोर्स, जो कि उन फिल्दी इविल फ्लक्चुएशंस को प्योरीफाई कर देती है। हमारे कानों में सिजलिंग साउंड गई थी। अब जियान के शरीर को 8 या फिर 7 रंगों की नहीं, बल्कि ढक रही होती है 9 कलर्ड होली फ्लेम, जो कि स्कॉचिंग टेम्परेचर को रिलीज कर रही थी। एट द सेम टाइम उसके हैंडसम चेहरे पे डिटर्मिनेशन दिखाई देती है। इवन वो फ्लेम एम्पर रिंग, जो कि बहुत लंबे समय से शांत थी, इसमें से हीट निकली थी, मानो इसने कुछ बहुत पुराना महसूस किया हो। इस दुनिया को इम्प्रिजन करके रखा होता है किसी रहस्यमयी फोर्स ने, और यहाँ पे पहुंच जाने के बाद भी सेकंड डीमन सप्रेशन प्रिजन को देख नहीं पाते, जैसे वो सो कॉल्ड प्रिजन या एग्जिस्ट ही न करता हो। लिटरली भौं से कोड के कहता है हम डीमन सप्रेशन प्रिजन को देख क्यों नहीं पा रहे। म्यूइंग का चेहरा भी सीरियस था, लेकिन जिस पल जियान यहाँ पे आया होता है उसके शरीर का ऑरा बदल गया होता है। उसे इस वर्ल्ड में महसूस होता है हल्का सा खतरा। समझना चाहिए कि आज की जियान की स्ट्रेंथ क्वाज़ी 8th रीइंकार्नेशन लेवल, जिसमें 9 रंगों की होली फ्लेम भी मिली हुई है। अगर ट्रू 8th रीइंकार्नेशन एक्सपर्ट्स की भी बात करी जाए तो भी उसका सामना बस कुछ ही लोग कर सकते हैं। अब जब उसकी 9 होली फ्लेम्स की अलग अलग एट्रीब्यूट्स फ्यूज होते हैं तो ये ऐसे एग्जिस्टेंस को बनाते हैं जो कि हेवन और अर्थ को हिला के रख सकता है। और उसके बाद भी यहाँ पे हल्के से खतरे को महसूस करना। जियान शाओई की तरफ देख के बोलता है लिटरली तुम्हारे फायर एल्फ क्लैन ने इस जगह को पहले इन्वेस्टिगेट किया था, तुम्हें क्या मिला? शाओई थोड़ा सा सोच के बोलता है यहाँ के वॉइड में कुछ फिल्दी पावर रह गई है। यहाँ पे चाहे कितनी भी तलाश कर रहे हो, लेकिन डीमन सप्रेशन प्रिजन को ढूंढ नहीं पा रहे। वो थोड़ा सा रुके अपने माथे के बीच में टच करके बोलता है लेकिन तब भी मेरे फोरहेड पे जो रीइंकार्नेशन सील है और मेरे क्लैन के एल्डर्स, ये सब एक चीज को कंफर्म कर चुके हैं कि वो सेकंड डीमन सप्रेशन प्रिजन जरूर यहीं पे छिपा हुआ है। उसका बोलने का लहजा काफी भारी होता है। वो भी साफ तौर पर यहाँ होने वाली चीजों को समझ नहीं पा रहा था। ये सेकंड डीमन सप्रेशन प्रिजन डार्क सेक्रेड अवेज, इसे ग्रेट 1000 वर्ल्ड के सबसे टेरिफाइंग लेजेंड्स में से एक कहा जाता है। ये जगह इतनी ज्यादा डेंजरस थी कि लोगों को बिल्कुल डिस्पेयर में डाल सकती थी। आखिरकार यहाँ पे सील होने वाले बींग्स गॉडेस याओजी और सेकंड इविल गॉड जैसे होते हैं। सवाल ये उठता है कि अगर ये जगह इतनी डेंजरस है तो वो लेजेंडरी फर्स्ट डीमन सप्रेशन प्रिजन वो कैसा बुरा सपना होगा। जियान थोड़ा सा हेजिटेट करने के बाद उठाता है अपनी हथेली को। वो मूनलाइट पावर जिसे सीनियर यूशी ने दिया था, ये शिश की साउंड साथ ऊपर उठती है, लेकिन ये वर्ड में चुपचाप से फ्लोट करने लगी थी, जैसे कोई रिएक्शन न दिखा रही हो। ये देखे म्यूइंग के एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि उसे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि सीनियर यूशी उसे झूठ बोलेंगी। तो फिर ये मूनलाइट उसे गाइड क्यों नहीं कर पा रही है। जियान उस मूनलाइट को ध्यान से देखता है, फिर कुछ पलों के बाद बोलता है लगता है यहाँ कुछ मिसिंग है। कि आंखें धीरे से बंद होती और फैलती है सोल पावर, जो कि एक ही इंस्टेंट में पूरे डार्क वर्ल्ड को ढक लेती है। वो हर एक खाई हर एक एज को ध्यान से देखता है, लेकिन खूब कोशिशें करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। यहाँ ना कोई छिपा हुआ क्रैक या एंट्रेंस होता है और ना ही होता है कोई अल्टरनेट पैसेज। या धीरे से आंखें खोल के बोलता है मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। मेरा परसेप्शन बता रहा है कि ये जगह एक बहुत बड़ी गुफा जैसी है जिसका कोई भी अंत नहीं है। फिर अपने साथियों की तरफ देख के बोलते हैं हमें किनारों पे सर्च करना होगा, देखो क्या अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है। लिटरली और म्यूइंग से लाके अपनी खोज में लग जाते हैं। तीनों वर्ल्ड के अलग अलग किनारों की तरफ बढ़े थे और ये थोड़ी देर में कुछ डिस्कवर करते हैं। इस स्पेस की जो बाउंड्री यानी कि किनारा था, ये डार्क ब्राउन पत्थर की लेयर से बना होता है। ये पत्थर अनइवन और एंशिएंट होते हैं। ध्यान से देखने पे इनकी सतह पे कई ब्लडी लाइंस दिखाई देती हैं, जैसे वो ट्विस्टेड नसें हों। फिर इनकी गहराई में से जो ईविल ऑरा लीक हो रहा था वो बयां करता है कि सारे पत्थर हजारों सालों से ईविल पावर से करप्ट हो चुके हैं। तीनों जल्दी इकट्ठे हुए थे। लिटरली कहता है इस जगह की रॉक्स में एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल ईविल एनर्जी की काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। ये डार्क ब्राउन रॉक्स एक बार देखने पे तो नॉर्मल लगती हैं, लेकिन जो इनके ऊपर की ब्लड कलर्ड लाइंस थी, जिस मोमेंट में जियान की नजरें इनके ऊपर जाती हैं उसके एक्सप्रेशन बदल गए थे, मानो उसे कोई सुराग मिल गया हो। फेस में बज बज की आवाजें गूंजती हैं। बिना किसी चेतावनी के जियान की बॉडी से 9 कलर्ड होली फ्लेम का ऑरा इरप्ट हुआ था। इस पूरे वर्ल्ड को ढकने लगता है। तुरंत ही अंधकार से भरी हुई दुनिया बन जाती होली फ्लेम का समुंदर। वो शावू शावू क्रैशिंग साउंड साथ बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं। इस वर्ल्ड का टेम्परेचर खतरनाक तरीके से राइज हुआ था। यहाँ पे रह जाने वाला हर एक ईविल ऑरा तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर बिना शाओई और म्यूइंग के सवाल का इंतजार करते हुए जियान अचानक से अपने दोनों हाथों को उठाता है। वो दोनों को पकड़ के ले जाने लगता है आगे की तरफ। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके सामने के वर्ल्ड में से क्रैक 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 की आवाजें आती हैं। ये पूरा डार्क वर्ल्ड ही ट्विस्ट और डिस्टॉर्ट होने लगा था। कुछ ही पलों में दुनिया जो कि अब तक खाली लग रही
होती है हम यहाँ पे एक एंशिएंट ह्यूज फॉर्मेशन को प्रकट होते हुए देखते हैं जिसका आकार दसियों हजार मीटर में फैला होगा। ये फॉर्मेशन जिस मोमेंट में अपीयर हुई थी इसमें से एक्सट्रीमली टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन फैलने लगती हैं। ये जियान और बाकियों के एक्सप्रेशंस को चेंज कर देती हैं क्योंकि अभी फाइनली जाके साफ हुआ था यही वो फॉर्मेशन है जो कि डीमन सप्रेशन प्रिजन को छिपा के रख रही है। इस चीज के दिखाई देते ही जियान की हथेली की वो मूनलाइट रिएक्ट करती है। ये सीधा छलांग मार देती है इस फॉर्मेशन के ऊपर। इमीडिएटली तीनों के सामने एक दरवाजा बनता है जिसमें से वेंगों की आवाजों के साथ पावरफुल फ्लक्चुएशंस निकल रही थी। जियान इस एंशिएंट फॉर्मेशन को देख के गहरी आवाज में कहता है तो ऐसी ही बात है, ये फॉर्मेशन हमेशा से डीमन सप्रेशन प्रिजन के बाहर रही है। इसका काम था बाकियों को मिसलीड करना, शायद तभी से कोई ढूंढ नहीं पाया। इस पर और तो म्यूइंग और शाओ के ही बदल चुके थे। लिटली के माथे की वो रिनकार्नेशन सील तेजी से जलने लगती है। दूसरी तरफ म्यूइंग के शरीर से उठती हैं होली फ्लेम्स। एट द सेम टाइम उसका खुद का रिनकार्नेशन मार्क भी रिएक्ट करता है। जहाँ जियान और शाओ एंडलेस फायर टेरिटरी से बाहर रहे होते हैं, म्यूइंग ने टेरिटरी के अंदर बहुत समय बिताया था। उसकी स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा ही तेज ग्रो हुई होती है। अगर वो अपने अंदर के ऑरे को स्टेबल करना चाहती थी तो उसे ऐसे लाइफ और डेथ बैटल की जरूरत है क्योंकि ऐसी फाइट्स ही वो छिपे हुए फ्लॉ सही कर सकती है और उसे फ्यूचर में शाओ लिंगशन के रिनकार्नेशन सील को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने के काबिल बना सकती हैं। हम सीधा अपने फोकस को डालते हैं उस एंशिएंट डोर की तरफ। अभी उसके अंदर से धीरे धीरे करके वो कोल्ड और एंशिएंट ऑरा निकल रहा होता है। ये दरवाजा होता है असली सेकंड डीमन सप्रेशन प्रिजन का, वो जगह जहाँ पे सेकंड इविल गॉड और याओजी को सील किया गया है। साथ में इंतजार कर रहे हैं और भी कई अनजाने खतरे। जियान उस दरवाजे को देख के सीरियस आवाज में कहता है चलो चलो मिलते हैं सो कॉल्ड डीमन सप्रेशन प्रिजन से। इसके बाद तीनों हेजिटेट नहीं करते, सीधा चले जाते हैं उस लाइट डोर के अंदर। अब सबसे पहले इनका सामना किससे होगा चलो हम देखेंगे इसे नेक्स्ट एपिसोड में। आपको ये पार्ट कैसा लगा है डू टेल अस इन दी कमेंट सेक्शन। हाँ ये सच है कि इस एपिसोड में हम इस आर्क को शुरू कर सकते थे लेकिन फिर आपकी एक्साइटमेंट को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता और मेरे ख्याल से एक अच्छा स्टार्ट पूरे एपिसोड को लेगा। तो चलो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे गेट के अंदर के सीन को जहाँ पे जियान की मुलाकात होगी गॉडेस याओजी से। बट हम जानते हैं कि चीजें अक्सर वैसी होती नहीं है जैसा वो दिखती हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा सा झोल होने वाला है। बेसिकली ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले कई एपिसोड्स लगातार फाइटिंग सीन से भरे होने वाले हैं। अगर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना। वहीं पे जिनसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं किया था वो डेफिनेटली हेल गार्डन की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे न सिर्फ आप अर्ली एक्सेस जैसे फीचर को एंजॉय कर पाओगे बल्कि आपके कमेंट सबसे ऊपर शो होने वाले हैं और मिलेगा मेंबरशिप का स्पेशल टैग। वहीं पे जो एक नहीं बल्कि 2 से 3 पार्ट्स आगे रहना चाहते हैं उनके पास विकल्प है कि वो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्पर या उसके ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। ज्वाइन का ऑप्शन सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। चलो तब तक मैं लेता हूँ आपसे विदाई।